ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आज मैं आपको सब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो बता दूंगा। क्या ये जीआई शो करेगा? ये भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम बोलते थे कि जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। सबसे पहले जीआई चेक किया, डबल बॉन्ड है, डिफरेंट वैलेंसी है, तो ये CH3 और ये CH3 क्या है, अपोजिट साइड में, इसलिए क्या हो गया बेटा, ट्रांस। हायर हायर वाले सेम साइड है, लोअर लोअर वाले सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, Z। अगर किसी ने ऐसा किया तो भैया मौसम चल रहा है सर्दी का और गाल पे पड़ेगा एक तमाचा जबरदस्त वाला, जिससे हो जाएगी गर्मी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा रफ्तार सीरीज में लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लास्ट लेक्चर में क्या कहानी डिस्कस की थी हमने बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था और साथ ही साथ टोटोमेरिज्म कंप्लीट किया था। ठीक है, तो देखते हैं आज की कहानी क्या है हमारी। तो आज की कहानी क्या है भाई, आज हमारी कहानी है कि सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं, जो 2 क्वेश्चन दिए थे आपको वो। ठीक है, उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जितना हो गया है उसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे, देन हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आज मैं आपको सब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो बता दूंगा। वो टर्म्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आ सकता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए वो टर्म्स को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई कहानी, है ना। होमवर्क के लिए बेटा आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो इसमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहले मैंने कंपाउंड देखा ये, तो सर ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में, बोलो भाई जीआई कर रहा है नहीं कर रहा? ठीक है, नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बना के दे दिया तो आपको ये दिख जाएगा कि सर ये सेम साइड, ये अपोजिट साइड है, सेम साइड है तो कर जाएगा। नहीं, इधर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है, नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये नहीं करेगा, क्लियर है। नो आर आर, आर आर का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। इसके बाद अगर अपन देखें इसमें, तो क्या ये जीआई शो करेगा? ये भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम बोलते थे कि जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इसमें L1 इज इक्वल टू L2 आने वाला है, L1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, L2, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका, और sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर वह है ना, वो भैया लीनियर है। कैसी है? लीनियर है, रेखीय है, ऐसी ऐसी। बात समझ में आ रही है बेटा? तो लीनियर है, इसलिए हमारे पास ये नहीं होगा। बात समझ में नहीं है बेटा? ठीक है, ये जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वाले की। अरे मतलब ये समझ में आ गया ना, लीनियर है मतलब ये C2H5 इधर है, ये C2H5 इधर है, तो L1 और L2 सेम ही होगी, मतलब चेंज हो ही नहीं सकते, वो लीनियर ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें। तो हमारे पास देखिए इधर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या? बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, इसके बाद अगर A1 A2 वगैरह में रिलेशन अगर हम देखें तो क्या अलग है क्या? इस पर देखा CH3H अलग है सर, इस पे देखा CH3H अलग है, तो बिल्कुल जीआई शो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसमें भी देखोगे तो ये भी जीआई शो करेगा। करेगा क्या भाई? देखो CH3H अलग है, HCH3 अलग है। ठीक है, ये कैसे, मतलब इनके नोमेनक्लेचर किस टाइप से लिखेंगे वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये जीआई शो करेगा, ये भी करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किधर है सर? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो हमारे पास इधर है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहा, बिल्कुल सही है। तो इस वाले कार्बन को देखें तो एक तो ये ग्रुप है, दूसरा इसके साथ H कनेक्टेड है, मतलब लेफ्ट वाला कार्बन तो हमारे पास डबल वैलेंस, जो दोनों वैलेंसी वो डिफरेंट है। बट अगर आप राइट वाले को देखोगे तो क्या देखोगे, तो हम देखते हैं कि दोनों H है, दोनों क्या है बेटा, सेम है, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? और कहीं क्यों नहीं चेक कर रहे? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है। इसके बाद अगर इसको देखें तो हमारे पास ये जीआई शो करेगा क्या? तो ये देखा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बिल्कुल सर है। उसके बाद अगर वैलेंसी चेक करें, इधर आयोडीन है, इधर ब्रोमीन है, अलग है, ऑब्वियस सी बात है। इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, अलग है, तो इसका मतलब ये भी जीआई शो करेगा। बात समझ में आ गई? तो कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये आपको क्लियरिटी आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक टॉपिक मतलब अलग से पढ़ाना चाहूंगा, वो है हमारे पास जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड्स। GI 6 हो गया था ना,
GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये फिर से वही हो गया, कैसे बनेगा? GI इन साइक्लिक कंपाउंड्स। वैसे मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, ठीक है, लास्ट क्लास में, बट फिर भी हम थोड़ा डिस्कस, अरे वाह, GI इन, बट अभी थोड़ा स्पेस नहीं बना, इन कहीं भी नहीं बना, तो इसको फिर से हटाएंगे, लास्ट है हमारे पास, ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। GI इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा दिया है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया आया इस बार, ठीक है। तो इसको थोड़ा इधर करेंगे और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। GI इन साइक्लिक कंपाउंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम GI इन साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स में किस टाइप से देखते हैं मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है भाई? किस टाइप से GI देखते हैं मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड के अलावा दो चीजें और भी होती है। क्या होती है भाई? वो चीजें होती है हमारे पास, दो चीजें, एक होता है ये वाला बॉन्ड, कौन सा? ये, ठीक है, एक तो ये बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड होता है हमारे पास ये बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? ये होता है, क्लियर है। अब अगर इनकी बात करें तो इसको बोलते हैं वेज, खाने वाला वेज नहीं बोल रहा मैं, वेज बॉन्ड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? डैश बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डैश बॉन्ड। ये वेज बॉन्ड है, डैश बॉन्ड है। वेज बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ठीक है। और डैश बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बिलो द प्लेन, ठीक है। क्या मतलब है इनका, अभी ये भी समझाऊंगा मैं आपको, क्लियर है। एक बॉन्ड और बता देता हूं, वैसे जरूरत तो नहीं है, उसको आप जानते हो, बट फिर भी जब हम बात कर ही रहे हैं तो बता देते हैं। एक बॉन्ड और होता है हमारे पास, ये बॉन्ड है ये, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल बॉन्ड। ये हमारे पास एक बॉन्ड और भी है, ये नॉर्मल बॉन्ड है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इन द प्लेन, इन द प्लेन मतलब ये प्लेन में ही है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, अबव द प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मैं क्या बताऊं आपको, अबव द प्लेन का मतलब, एक सेकंड रुकना, अभी बताते हैं आपको। ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास क्या है? प्लेन है, ठीक है। अब अबव द प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये प्लेन है तो प्लेन से बाहर की साइड, मतलब ऐसे आ रखा है, देखो दिख रहा है बाहर की साइड, क्लियर है। तो ये बाहर की साइड निकल रहा है, ये प्लेन है मेरे पास, इसमें बाहर की साइड आ रहा है, तो इस वाले बॉन्ड को मैं वेज से करूंगा। डैश द बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये अबव द प्लेन हो गया बाहर की साइड, ये बिलो द प्लेन, मतलब इस टाइप से रहेगा, तो उस वैलेंसी को मैं डैश में करूंगा। नॉर्मल का मतलब इस पेपर वाले प्लेन में ही है। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस टाइप से भी हम चीजों को डिनोट कर सकते हैं। अब देखना, ये बात समझ में आ गई बेटा? ये हम OI में भी यूज करेंगे, तो ये बॉन्ड्स का आपको पता होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो कि मैं अगर बात करूं साइक्लिक कंपाउंड्स की, अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें आप देखो हमारे पास ये इधर है A, ये हमारे पास B, ठीक है। AB को हटा के मान लो कि मैंने बोल दिया इधर H है, इधर Br है, और इधर हमारे पास मान लो H है और इधर Cl है। तो इस स्ट्रक्चर को आप एज इट इज कैसे लिख सकते हो? ध्यान से समझना, कैसे लिख सकते हैं हम इस स्ट्रक्चर को। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये हमारे पास, ठीक है, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक ये हो गया और एक ये हो गया। हमारे पास जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, भाई ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। जो sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड है, मतलब कार्बन है, उस पे 4 बॉन्ड होंगे, तो 2 रहेंगे प्लेन में, तो ये 2 तो प्लेन में है जो ट्राइंगल के पार्ट है, और 2 प्लेन से बाहर होंगे, मतलब एक बाहर एक अंदर, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम देखो कि ये जो नीचे वाला प्लेन, ये Br है, इसको मैं डैश पे रख रहा हूं, तो ये आ गया हमारे पास Br, ये नीचे Cl है, तो ये आ गया इधर Cl, ठीक है। ये इधर मच्छर घूम रहे हैं और इनकी पार्टी चल रही है ना, ये देखो इनकी पार्टी चल रही है, और ये पार्टी कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रही है, तो इसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। चलो गायब हो गया शायद। ठीक है भाई, एक और भी है इधर, आत्महत्या हो रही है इनकी,
चलो भाई ये Cl है हमारे पास, क्या है बेटा Cl, क्लियर है। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वाले पोजीशन पे इधर भी H है, इधर H है, तो इस टाइप से भी इनको डिनोट कर सकते हो, क्लियर है। तो ये हमारे पास है, बात समझ में आ गई ना भाई। देखो HH सेम साइड है, तो HH को मैंने सेम बॉन्ड पर रख दिया, HH को मैंने सेम, इधर भी वेज पर, इधर भी वेज पर, इधर Br नीचे की साइड थे, तो सेम टाइप के बॉन्ड पे रखना है, मैंने डैश डैश पे रख दिया। अच्छा, क्या मैं इसका अपोजिट कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बनाना चाहूं, इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे बनाना चाहूं बेटा, इस टाइप से अगर बनाना चाहूं, कैसे, ये हमारे पास दे रखा है, और इसमें अगर आप ऐसे लगाना चाहो, सॉरी फिर से वही वेज डैश वाले बनाना है हमें। बोले कि सर मैं अगर ऐसा बना दूं तो ये क्या सही है, अगर मैं ऐसा बना दूं तो क्या ऐसा सही है? बोले कि सर मैं Br को इधर वेज पे रख रहा हूं, क्लियर है भाई, Br को वेज पे रख दो, तो अगर नीचे वाले को आप वेज पे रख रहे हो तो इधर Cl को भी वेज पे रखना पड़ेगा, क्लियर है। बाकी इस पे H आ गया, इस पे H आ गया, क्लियर है। कुल मिला के बात ये है, इधर का मतलब ये कि H H सेम साइड पर है, H H क्या है बेटा, सेम साइड पर है, तो इधर Br और Cl सेम साइड है, तो H H सेम साइड पे मतलब सेम टाइप के बॉन्ड पर होने चाहिए। तो इधर देखो दोनों H वेज पर है, इधर दोनों H डैश पर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है बेटा। तो इस टाइप से हमें चीजें देखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, हम IUPAC नेम लिखते थे, उसके थ्रू बता देते थे कि हाँ भाई ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड हो गए। बट अभी जब मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको काफी बार बोली थी कि जहां स्टीरियो होगी वहां स्ट्रक्चरल नहीं होगी, मतलब जो हमने IUPAC में नेम लिखा था वो स्टीरियो आइसोमर के लिए सेम आएगा, तो कैसे पहचाने, तो उसके लिए नोमेनक्लेचर अलग है हमारे पास, उसके लिए। अच्छा एक होमवर्क का क्वेश्चन रह गया था, अब ये बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास नोमेनक्लेचर अलग सिस्टम है, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क का डिस्कस करेंगे हम बाद में, ठीक है भाई। तो क्या है हमारे पास नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस सिस्टम, क्या है बेटा, सिस ट्रांस सिस्टम क्या है, इफ टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, अगर दो सिमिलर टाइप के, कौन से बेटा, सिमिलर टाइप के हमारे पास, इफ टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड देन कॉन्फ़िगरेशन इज सिस, तो उस टाइम के मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे अपन, सिस बोलेंगे। और अगर इसका अपोजिट है, अपोजिट मतलब सेम सिमिलर ग्रुप्स रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको ट्रांस बोल देंगे। इफ टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, तब उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ट्रांस, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ट्रांस। एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए, बिल्कुल समझाएंगे बेटा। देखो भाई एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है, सबसे पहले सिमिलर टाइप का देखना पड़ेगा। ये हमने लिया CH3 जिसको हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, वही एग्जांपल लेता हूं, CH3 C के साथ H डबल बॉन्ड C, इधर है हमारे पास CH3 और इधर है H, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड दिख गया बेटा आपको, बिल्कुल सही है। अब सेम साइड का क्या मतलब है, सेम साइड का मतलब ऐसा नहीं है कि ये रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है इसके इधर इधर साइड, नहीं, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, इस टाइप से मतलब है, बात समझ में आई। तो सेम कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, सेम दिख रहे हैं, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये CH3 सेम साइड है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सिस, क्या बोलेंगे, सिस। बट ये तभी बोलेंगे कि जब ये GI शो कर रहा हो, अगर ऐसा कंपाउंड आगे जो GI शो नहीं कर रहा तब सिस ट्रांस का कोई मतलब नहीं है, क्लियर है बेटा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो भाई, क्या है हमारे पास, CH3 C H डबल बॉन्ड C C2H5 और इधर आ गया H। बोले सर इसमें तो सेम है ही नहीं, इसमें तो सेम है ही नहीं। देखो सर इधर CH3 इधर C2H5 पे कैसे देखे, तो बेटा अगर ये वाले ग्रुप सेम नहीं है तो इधर तो है, तो HH को देख के बता सकते हम। तो HH को अगर देखे तो ये H और ये H किधर है, सेम साइड है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सिस फॉर्म हो जाएगी। कौन सी फॉर्म हो जाएगी बेटा, सिस। क्लियर है बेटा ये बात समझ में नहीं आई। और देख लो एक और एग्जांपल देखो आप, मान लो आपको दे दिया CH3C और इधर दे दिया मान लो Br डबल बॉन्ड C, इधर दे दिया मान लो आपको Cl और इधर दे दिया CH3। तो अब देखो किस किस को देखोगे, सबसे पहले GI चेक किया, डबल बॉन्ड है, डिफरेंट वैलेंसी है, तो ये CH3 और ये CH3 क्या है,
अपोजिट साइड में है, इसलिए क्या हो गया बेटा ये ट्रांस। क्या है ये? ट्रांस। तो इस टाइप से आपको बस बताने हैं सिस ट्रांस। क्लियर है बेटा? एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं इधर आपको। पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर इस टाइप से कुछ आ गया, किस टाइप से? इस टाइप से। सर ये कौन सा टाइप है? ये बेटा ये टाइप है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड सी, इधर आ गया हमारे पास H, इधर आ गया मान लो CH3। क्लियर है? इधर है हमारे पास C2H5 और इधर आ गया हमारे पास D। क्लियर है? अब अगर आपको कोई बोले कि ये क्या सिस GI शो कर रहा है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये GI शो कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, GI शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरा, ठीक है, तो ये GI तो शो कर ही रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि GI के लिए क्या है हमारे पास? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए है। HCH3 अलग ग्रुप है, D C2H5 अलग ग्रुप है। ठीक है, कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपसे वो जनरली पूछे कि हाँ ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्या, तो हम इसको ना बोलेंगे। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सिस ट्रांस में जनरली ऐसा होता है कि सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड होने चाहिए, बट मैं किसको देखूं? CH3 के लिए CH3 देखने को इधर की साइड नहीं है, H के लिए H नहीं है, तो जनरली सिस ट्रांस नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अलग सिस्टम आता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं EZ। क्या बोलते हैं? EZ नोमेनक्लेचर सिस्टम आएगा। ठीक है, बट एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपको EZ ना पूछ के इसमें सिस ट्रांस पूछ लिया जाए तो फिर आप बताओगे, अगर उसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है तो। बात समझ में आई? तो आप बताओगे बेटा। क्लियर है? तो आप फिर सिस ट्रांस बताओगे, कैसे बताओगे वो सारी चीज मैं भी आपको बता दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे पास सिस ट्रांस हो गया। अब आता है हमारे पास EZ। EZ ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस ट्रांस वाले से। EZ जो हमारे पास सिस्टम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे बेटा? सिस ट्रांस वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो सिस्टम आएगा ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में भी यूज होगा। किसमें यूज होगा बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज में भी यूज होने वाला है। क्लियर है? चलो भाई, E का मतलब क्या होता है? एंटीजन, और Z का मतलब क्या होता है? ज्यूसम है। एंटीजन मतलब क्या हो गया बेटा? हमारे पास अपोजिट। अपोजिट मतलब आप इसको ट्रांस से रिलेट करो। अपोजिट तो ट्रांस में होता था, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? ट्रांस। क्लियर है? और दूसरा क्या है हमारे पास? जेड, ज्यूसामेन मतलब टुगेदर। टुगेदर मतलब क्या हो गया बेटा? सिस। क्या हो गया? सिस। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, मतलब कुछ नहीं करना आपको। जेड मतलब सिस हो गया, ई मतलब ट्रांस हो गया। क्लियर है बेटा? ई मतलब क्या हो गया? ट्रांस। क्लियर है? इतना सा पॉइंट है। तो जो मैं आपको अब बता रहा था, अब ध्यान से सुन लेना, जो मैं आपको इधर बता रहा था, अगर वो गलती से फिर भी आपसे सिस ट्रांस इसमें पूछ ले, ठीक है, EZ पूछेंगे वैसे तो, बट अगर फिर भी पूछ ले तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ई का मतलब क्या होता है? एंटीजन मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब ट्रांस। तो अगर ई आएगा तो उसको ट्रांस बोल देंगे और जेड आएगा तो सिस बोल देंगे। मैं इधर लिख भी देता हूं, अगर ई आता है और जेड आता है, क्या आएगा बेटा? या तो ई आएगा आपके पास या क्या आएगा? जेड आएगा। तो अगर ई आया तो उसको हम बोल देंगे ट्रांस, और अगर जेड आया तो उसको क्या बोल देंगे? सिस। क्लियर है? चलिए भाई, अब कहानी हम देखते हैं कि EZ देखना कैसे है। तो EZ की डेफिनेशन क्या है? वही सेम। अगर सिमिलर टाइप के ग्रुप डबल बॉन्ड मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के सेम साइड आएंगे तो उसको बोलेंगे सेम साइड मतलब सिस, सिस मतलब जेड। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो जाएगा ई। तो इधर दे रखा है इफ टू सिमिलर ग्रुप्स, सिमिलर की जगह क्या बोल दिया उसने? सीनियर। ठीक है, सीनियर। सीनियर का क्या फंडा रहेगा वो भी बताएंगे। इफ टू सीनियर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड देन द कॉन्फ़िगरेशन इज जेड, अदरवाइज ई। बात समझ में आ गई? अब ये सीनियर जूनियर का कैसे पता चलेगा? बोले सर पता है हमें, IUPAC में बताया था आपने, कार्बोक्सिलिक वाला, फिर सल्फोनिक, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, सब पता है सर हमें। नहीं, वो नहीं चलेगा इधर, वो नहीं चलेगा। इसके लिए सीनियरिटी ग्रुप को बताने के लिए, सीनियर की प्रायोरिटी बताने के लिए 3 साइंटिस्ट आए अपने पास, C, I एंड P। कौन आए बेटा? C, I और P। उन्होंने हमें रूल दिया। तो फॉर डिसाइडिंग द सीनियरिटी ऑफ ग्रुप CIP कौन इनगोल्ड प्रीलोग सीक्वेंस रूल इज अप्लाइड। ये रूल अप्लाई किया जाता है। ये रूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी यूज होने वाला है,
जब मैं आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन के तो हद क्वेश्चन आते हैं। हद मतलब हद। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, तो ये बात आ गई हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर आपको सीआईपी रूल, मतलब आपको अगर क्या बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब अगर आप अपने कल को ठीक करना चाहते हो, तो देखिए बेटा बहुत खूबसूरत सी बात है। कल को बेहतर बनाने का सबसे सही तरीका क्या है? कल को अगर आपको बेहतर बनाना है तो उसका सबसे सही तरीका है कि आप अपने आज को बेहतर बनाओ। और आज को बेहतर बनाने का तरीका क्या है? कि अच्छे से मेहनत करो, जो आपका कर्म है बेटा वो अच्छे से करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कल बेहतर होने वाला है पक्का, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ तो भाई अब अपन कल को बेहतर बनाते हैं, मतलब सीआईपी रूल को सीखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है। इसने बोला कि सबसे पहले सीनियर ग्रुप उसको बोलेंगे जो डबल बॉन्डेड, भाई रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अबाउट ही देखेंगे हम। तो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड जो है उनके साथ जो एटम अटैच है, तो उसके साथ जो दो वैलेंसी होंगी वही चेक करनी है हमें। भाई जैसे हम चेक कर रहे थे इधर, सिंपल सा फंडा है हमारे पास कि हम जो इनको चेक कर रहे थे, तो ये इन दोनों में अगर मेरे को चेक करना है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सीनियर। तो ग्रुप्स विद द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर। हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर, ठीक है। एग्जांपल अगर देखना चाहो तो जैसे मान लो हमारे पास आ गया आयोडीन, इसके बाद ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन आ गया, ठीक है। और क्या आ सकता है हमारे पास? SH, ठीक है। और क्या आ सकता है? फ्लोरीन आ सकता है, या सल्फर आ गया ना, फॉस्फोरस भी मिल सकता है आपको। H को हटा दो इधर से, सल्फर लिखता हूं मैं, ओनली एक एक एटम लिख रहा हूं ना। फॉस्फोरस के बाद क्या आ सकता है बेटा आपको? SH, PH3 में फॉस्फोरस है फर्स्ट एटम। इसके बाद क्या मिल सकता है आपको? फ्लोरीन मिल सकता है, OH मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? NH3 मिल सकता है, CH3 मिल सकता है, और फिर क्या मिल सकता है? H मिल सकता है। तो ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। किसका देखोगे? फर्स्ट एटम का जो कनेक्टेड है, मतलब इसमें आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन, क्लोरीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें सल्फर देगा, इसमें फॉस्फोरस, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और इधर हाइड्रोजन। क्लियर है? तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सीनियर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इतना जैसे ही मैंने बताया तो भाई साहब हमारे खड़े हो गए एक, और बोलते कि सर छोटा सा डाउट है। तो वैसे तो मेरा स्टेटमेंट सिंपल सा होता है, जब तक कि सारे रूल खत्म नहीं हो जाए आप नहीं बोलोगे, बट फिर भी चंचल है बेचारा, तो उसने पूछ लिया, ठीक है। चंचल लोग वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं। हाँ भाई, तो बात क्या है हमारी? बात बिल्कुल सिंपल है कि क्या बात है बताओ। बात यह है कि अगर सर एटॉमिक नंबर आपने बोल दिया, बट सर कुछ ऐसे भी तो कंडीशन आ सकती है कि एटॉमिक नंबर सेम आ जाए। बोले यार बात तो सही है, तो सर ये तो फिर आइसोटॉप वाली कंडीशन होगी। वे बात समझ में? ये तो किसी कंडीशन होगी आइसोटॉप की। तो अगर आइसोटॉप्स आ जाए तो भी यही रूल लगेगा। अगर जब हम एटॉमिक नंबर हाई नहीं देख सकते तो कोई नहीं, एटॉमिक मास देख लेंगे। क्या देख लेंगे बेटा? एटॉमिक मास। तो अगर आइसोटॉप आ गए हमारे पास, क्या आ गए बेटा? आइसोटॉप आ गए। तो फॉर आइसोटॉप्स हायर मास आइसोटॉप इज सीनियर। हायर मास आइसोटॉप इज सीनियर। बात समझ में बेटा? तो अगर हमारे पास आइसोटॉप आ गए तो उस वाले गैस में जिस आइसोटॉप का मास हाई होगा उसको सीनियर प्रायोरिटी दी जाएगी। डी, ये देखो भाई हमारे पास H, ट्रीटियम का सबसे ज्यादा मास होता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर H। सिमिलरली और एग्जांपल देखना चाहो तो क्या आएगा हमारे पास? जैसे मान लो Cl37 आ जाए और Cl35 आ जाए, तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम? Cl37 को। क्लियर है भाई? तो जिसका अगर आइसोटॉप आ रहा है तो क्लियर है, ठीक है सर। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि सर ठीक है ये बात तो आपने क्लियर कर दी हमारी, फिर से मेरा एक डाउट है, सेम बच्चा, ठीक है, क्योंकि वो तो चंचल है, वो तो फिर पूछेगा। तो उसका क्या डाउट है? नेक्स्ट डाउट यह है कि सर मान लिया कि सेम एटम, मतलब फर्स्ट एटम अगर दो का सेम आ गया, भाई आइसोटॉप भी नहीं है। अब अगर दोनों का मान लो कि पहला एटम कार्बन है, फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमने IUPAC में पढ़ा था वही रूल है। पहला अगर टाई हो रहा है तो दूसरे पर जाएंगे, ठीक है। अब सर दूसरे में किसको देखेंगे? तो बेटा दूसरे में भी हम उसी को देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा।
बात समझ में नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया जैसे मान लो CH2Cl, क्लियर है? इसके बाद आया हमारे पास CHO, क्लियर है? इसके बाद क्या है हमारे पास CnH2, CHNH2 आ गया, क्लियर है? इसके बाद क्या आया CH3 का होल थ्राइस, CH3, CH3 और ये CH3, ये आ गया भाई, क्लियर है? और इसको थोड़ा सही से लिख दो क्या, CHHNH2, इसको भी थोड़ा ओपन करके लिख देता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास CH और ये आ गया हमारे पास Cl, क्लियर भाई? इस टाइप से अगर आ गया तो क्या रहेगा? अब देखो हमारे पास फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन 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 कार्बन, तो फर्स्ट एटम पे टाई हो गया। तो अब दूसरा एटम डिसाइड करेगा। बोले सर दूसरा तो HCl है, किसको ले? तो बेटा इसका हाईएस्ट देखो ना, हाईएस्ट क्या है? क्लोरीन है। अब कैसे कंपेयर करेंगे इसके क्लोरीन को? इसका हाईएस्ट देखो कौन है? ऑक्सीजन, इसका हाईएस्ट नाइट्रोजन, इसका हाईएस्ट कार्बन। बात समझ में आ गई? तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन आगे होगा, नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से आगे कार्बन। अब देखो ऐसा नहीं करना है, मतलब कार्बन से आगे नाइट्रोजन है, ऐसा नहीं करना है कि आप क्या देख रहे हो सर नाइट्रोजन और कार्बन में तो एक का डिफरेंस है, इधर हाइड्रोजन और कार्बन में सर 5 का आ गया, इधर सर हाइड्रोजन और कार्बन के एटॉमिक नंबर में फिर 5 का है, तो सर इसको प्रायोरिटी दे देते हैं। सम रूल काफी लोग बताते हैं, शायद एक दो बुक में भी लिखा हुआ है कि सम रूल देखते हैं कि एटॉमिक नंबर का सम करते हैं, जिसका हाईएस्ट आ रहा है वो हो जाएगा। रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। एटॉमिक नंबर से ही चीजें डिसाइड की जाती है, क्लियर है बेटा? फर्स्ट एटम को होने के बाद सेकंड एटम को देखेंगे, अगर सेकंड एटम से भी डिसाइड नहीं हो रहा है तो थर्ड को देखेंगे, क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, तो इसमें क्या था हमारे पास? इफ फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप इज आइडेंटिकल देन सेकंड एटम इज ऑब्जर्व्ड फॉर सीनियरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? खाली है। क्या है भाई फोर्थ पॉइंट? देखो अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए C डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड B टाइप का, क्या मिल गया बेटा? A डबल बॉन्ड B टाइप का मिल गया, ठीक है? तो इसको आप ऐसे ट्रीट नहीं करोगे कि A के साथ B कनेक्टेड है, नहीं। आपको इसको कैसे ट्रीट करना है? देखो ध्यान से समझेंगे। इसको आपको ट्रीट करना है कि ये A है, तो जितने बॉन्ड है उतने ही B कनेक्टेड है। तो बोले सर B तो मतलब बॉन्ड तो 2 है, तो इसका मतलब ये है कि A के साथ B 2 कनेक्टेड है, क्लियर है भाई? तो बच्चे मान गए कि सर बोल रहे तो सही होगा, बट एक बच्चा फिर से चंचल है, बोला कि सर बात तो आपकी सही है, दिमाग वाला भी है वो, है ना? बात तो आपकी सही है कि आपने बोला कि A के साथ B का डबल बॉन्ड है तो 2 B लगा दिए। सर B के साथ A का भी तो डबल बॉन्ड है, तो A भी तो 2 होने चाहिए भाई। बात तो लॉजिकल है उसकी, सही है, बिल्कुल बात में लॉजिक है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने B कनेक्ट किया वैसे ही B के साथ एक A और कनेक्ट कर दो भाई। बात समझ में आई? क्लियर है भाई? एक A के साथ 2 B कनेक्टेड, एक B के साथ 2 A कनेक्टेड, किसी के साथ भी, इसके साथ भी A कनेक्ट कर सकते थे, क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो देखो, जैसे मान लो कि ये बट तभी यूज करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। C डबल बॉन्ड OH आ गया, तो इसको हमें कैसे देखना है? इसको आप देखोगे कि इस C के साथ एक तो H कनेक्टेड है ही, इसके अलावा कितने O कनेक्टेड है? डबल बॉन्ड O मतलब 2 O, तो 1 2। बट अगर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है तो कार्बन का भी तो है, तो ये आ गया। इस टाइप से आपको चीजें लेके चलनी, क्लियर है भाई? ट्रिपल बॉन्ड में 3 आ जाएंगे, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्लियर है भाई? मतलब लिख देता हूं वैसे, ठीक है? क्या आएगा? जैसे मान लो आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, तो इसको कैसे देखोगे? बिल्कुल सिंपल सा फंडा जो अभी हम कर रहे हैं। 3 बॉन्ड है तो क्या करेंगे? 3N, 1 2 और ये आ गया 3। अब अगर 3N है तो 3C भी आएंगे, तो उस वाले केस में क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 और ये 2, क्लियर है भाई? इस टाइप से कर दो। तो इस नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन कनेक्टेड, क्लियर है? ये हमारे पास रूल है CIP के। बोलो भाई क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं? क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो भाई एग्जांपल देखो, आपको बताना है कि E है कि Z है। चलो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमारे पास पड़ा था उसी को करते हैं। ये रहा, इसको मैं उधर उठा के ले जा रहा हूं। क्या है? C डबल बॉन्ड C HCH3 DC2H5, तो इसी को कर रहे हैं हम। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, एक क्या था हमारे पास? H, एक था CH3,
और एक था D और एक था C2H5, शायद कुछ ऐसा ही था। क्लियर है भाई? अब हमें CIP रूल लगाना है, क्योंकि सिस ट्रांस से तो बताएंगे नहीं, EZ से बताना है। तो इन दोनों के लिए लगाओगे, ऐसा नहीं इधर इधर लगा रहे हो, इधर इधर खुश हो रहे हो। वही बताया मैंने, इस कार्बन को कवर कर लेना है जब आपको इसको देखना है। तो मैंने इसमें और इसमें देखा तो H ऑब्वियस सी बात है लोअर है, तो ये L ये H, हाइयर वाले को H बोला और लोअर वाले को L बोला। ठीक है, सीनियर जूनियर भी कर सकते हो आप। इधर ये कार्बन ये ड्यूटेरियम, तो इधर ये क्या हो गया H और ये क्या हो गया L। सेम सेम साइड, हाइयर हाइयर वाले सेम साइड है, लोअर लोअर वाले सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा Z। क्या हो जाएगा बेटा? Z। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? Z आ गया। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो और देखो, और देखो भाई क्या आएगा हमारे पास। CH3 C NH2 डबल बॉन्ड C, इधर है हमारे पास Cl और इधर है हमारे पास Cl नहीं, इधर है हमारे पास फ्लोरीन और इधर है हमारे पास क्या है बताओ? अरे बता दो। CH2SH, ये जैसे CH3OH होता है CH2SH, मतलब CH2OH होता है जैसे CH2SH। क्लियर है भाई? देखो अब सबसे पहले इन दोनों में देखा, इधर कार्बन इधर नाइट्रोजन, तो ये हाइयर ये लोअर। ठीक है, अब देखो किसी को ऐसा नहीं दिखना चाहिए इधर फ्लोरीन है इधर सल्फर है, तो सर सल्फर को हाइयर प्रायोरिटी रखते हैं। अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट एटम में कंपेयर करना है यार, सबसे पहले फर्स्ट एटम में कंपेयर करेंगे। तो जब मैंने फर्स्ट एटम में कंपेयर किया तो इधर फ्लोरीन है इधर कार्बन है, तो कौन जीत गया? ये। अब आगे कोई हो नहीं हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये H ये लोअर, तो H और H अपोजिट साइड है, इसका मतलब क्या हो गया? E। क्लियर है भाई? ठीक है, अगर सिस ट्रांस गलती से इसमें पूछ ले, नहीं पूछेगा वैसे, बट अगर फिर भी पूछ ले, क्योंकि एक बार ऐसे पूछ लिया है वैसे, ठीक है, तो अगर फिर भी अगर पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? इसको ट्रांस। क्लियर है बेटा? तो EZ वाला बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बस आपको CIP रूल आना चाहिए। CIP रूल के मैंने आपको बता दिए हैं, मतलब CIP रूल में कैसे सीनियरिटी डिसाइड करोगे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर है भाई? चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई अगर आपको, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ऑक्साइम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम। मैंने आपको बताया था अभी लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जब हमने इससे लास्ट मतलब सैटरडे वाला लेक्चर कल वाला ही है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया। अच्छा, एक हमारा होमवर्क का क्वेश्चन भी बाकी है ना, वो हम लास्ट में अभी GI खत्म होने से पहले करेंगे। हाँ भाई, तो ऑक्साइम मैंने बताया था कि आपको याद रखना है क्या होता है, तो बताओ भाई क्या होता है? तो सर C डबल बॉन्ड NOH को हम ऑक्साइम बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो ये हमारे पास है एल्डिहाइड और कीटोन। क्या है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन है। तो जब कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑक्साइम बनता है। RC डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड के लिए H, कीटोन के लिए R भी हो सकता है, R डैश भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं किसके साथ? H2NOH। क्लियर है? pH होती है 4 से 5, बट मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूं इधर, क्योंकि फालतू अभी आप याद करोगे चीजें तो आपको लगेगा कि पता नहीं सर क्या है। GI की बात कर रहे थे, कहां pH VH में चले गए, तो वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? ये आ गया। करना कुछ नहीं, आपको पानी निकालना है, पानी तो सर इजीली निकाल देंगे हम। क्या है भाई? ये H2 निकल गया। क्लियर है? जब H2 इधर से निकाला तो हमने क्या बना? RC, इधर H या फिर R, और ये आ गया C डबल बॉन्ड N, और इसके बाद आ गया OH, और ये आ गया हमारे पास लोन पेयर। एक तो ऐसा हो सकता था, ये कंपाउंड भी बन सकता है, और साथ ही साथ में RC, इसको R डैश लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मेरे को GI शो करवानी है तो अगर कीटोन हुआ तो दोनों R थोड़ी ना हो सकते हैं, तो ये हो गया R, क्योंकि दोनों R हुए तो वैलेंसी सेम हो जाएगी ना। अरे अगर मैं इधर CH3 इधर CH3, एसीटोन की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ कराओगे तो जो कीटोन ऑक्साइम बनेगा, क्या वो GI शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो इस कार्बन पर दोनों वैलेंसी सेम, नो GI। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड N, और इधर आ गया लोन पेयर, और इधर आ गया हमारे पास OH। क्लियर है? अब देखो
सर नाम याद नहीं हो रहा इसका, सर इसका नेम याद नहीं हो रहा, सर क्या नेम है सर, ये याद नहीं होता मेरे को। ठीक है, पहले तो नाम याद नहीं हो रहा तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं बताएंगे अभी। ठीक है, ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड। लिखना है क्या पूरा, एल्डिहाइड। एक तो यही कलर आ गया ना गलती से, या फिर क्या रहेगा बेटा, कीटोन। तो मैं कलर ऐसा करता हूं जो हमने कम से कम यूज किया है, एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखो इसका नेम कैसे याद रखोगे, हमारे पास क्या होता है RNH2। RNH2 को क्या बोलते हैं, एल्काइल एमाइन। बिल्कुल सिंपल है, एल्काइल एमाइन बोलते हैं। क्लियर है, इसको हटा दूंगा मैं भी, तो RN लिख लेना, मतलब इस टाइप से याद रखना है, RNH2 एल्काइल एमाइन। तो R की जगह क्या है इधर, OH। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। तो इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल, बाकी NH2 तो है ही, तो एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्लियर है भाई, और ये तो हमारे पास ऑक्साइम है ही, ये तो हमारे पास ऑक्साइम है। क्लियर है भाई, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तो ये हटा दिया है मैंने, ठीक है। हाँ भाई, ये आ गया, ये तो एन ही हट गया, ये आ गया हमारे पास NH2OH। इधर से पानी निकालना था, H2O तो -H2O। क्लियर है भाई, ये चीज समझ में आ गई कि ऑक्साइम कैसे बन रहा है। ये एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर आएगा 12th क्लास में, कार्बोनिल कंपाउंड का, तब पढ़ेंगे हम। ठीक है भाई, हाँ, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई, ऑक्साइम बन गया है। ऑक्साइम में जीआई कैसे हो रही है, देखो हमारे पास कि आर के रेस्पेक्ट में, आर या आर डैश है, तो इधर ये पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, और ये रोटेट नहीं हो सकती है। रीजन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्लियर है, अब इसमें जीआई हम सिन एंटी के नाम से बता, सिस ट्रांस नहीं बोल रहा, सिन और एंटी। तो क्या है, इन ऑक्साइम्स वी सी जीआई सिन एंड एंटी, सेम ही है। सिन मतलब क्या हो गया, सिस, ठीक है, मतलब इस टाइप से देखते हैं, अभी मैं बता दूंगा। और एंटी मतलब ट्रांस, उसी को रिप्रेजेंट करता है। बस इसमें जो आइसोमेरिज्म देखते हैं हम, वो देखते हैं कि एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम क्या है, मतलब जो एल्डिहाइड से बना है ऑक्साइम। एल्डोक्सिम मतलब जो एल्डिहाइड से बना है, कीटोक्सिम मतलब जो कीटोन से बना है। एल्डोक्सिम की भाई, ऑक्साइम तो है ना, अगर एल्डिहाइड से बन रहा है तो एल्डोक्सिम, ये भी लिख देता हूं मैं आपको, कि अगर इधर ही लिखो, क्या इसमें लिख देता हूं, अगर हमारे पास एल्डिहाइड से बना है और किससे बना है, कीटोन से, या तो एल्डिहाइड से बनेगा या किससे बनेगा, कीटोन से। तो एल्डिहाइड से बनता है या फिर कीटोन से बनता है। तो अगर एल्डिहाइड से बनता है तो उसको बोलते हैं हम एल्डोक्सिम, एल्डोक्साइम। क्लियर है, और इधर क्या हो जाएगा, कीटोक्साइम। क्लियर है, तो एल्डोक्साइम में ही देखेंगे, कीटोक्साइम में मतलब ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मली चलता है। तो एल्डोक्साइम में हमारे पास पता है कि अगर एल्डिहाइड से बना है तो इधर फिक्स है कि H ही रहेगा, RC डबल बॉन्ड OH रहेगा। बिल्कुल सही है, तो H रहेगा, तो H और OH की पोजीशन अगर सेम साइड है तो सिन, और अगर H और OH अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस। एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास इधर आया CH3C, इधर है H डबल बॉन्ड O। अगर आपको पूछा जाता है कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करते हो तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, क्या बताओ बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ। तो ये आ गया हमारे पास हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है, इसके साथ हमने रिएक्शन कराई, तो क्या होगा, हमें तो पानी निकालना है, तो ये हो गया H2O रिमूव हुआ। H2O जैसे ही रिमूव हुआ तो क्या हो गया इधर, -H2O, और क्या बन गया बेटा, बता भाई क्या बना इधर, सर CH3C, इधर क्या बना H डबल बॉन्ड N। अब प्रॉब्लम है कि OH को किधर लगाए, लोन पेयर को किधर लगाए, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, OH इधर आ गया हमारे पास लोन पेयर, प्लस CH3C इधर है हमारे पास H, ये डबल बॉन्ड N, इधर गया लोन पेयर और इधर आ गया OH। क्लियर है भाई, तो क्या हो गया हमारे पास, इसको बोलेंगे हम, देखो OH और H अपोजिट साइड में, इसलिए ये क्या हो गया, एंटी, ठीक है, और H और OH सेम साइड में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिन। क्लियर है भाई, तो H और OH के रेस्पेक्ट में इधर डिफाइन की हुई है, बाकी चीजें सेम ही है। तो अगर एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन कराते हैं
तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो प्रोडक्ट। कौन कौन से? अरे समझ में आ गया ना, एक तो सिन और एक एंटी। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास थी ऑक्साइन में रिएक्शन। तो कैसे देखते हैं ये समझ में आ गया आपको? जीआई, सॉरी ये थी हमारे पास ऑक्साइन में जीआई। तो जीआई कैसे चेक करते हैं, कहां होगी कहां नहीं होगी, किस टाइप से देखना है हमें, ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर है। सिस ट्रांस पढ़ा हमने, सेम ग्रुप्स के लिए होता है। इजेड अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो उसके लिए सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है ऑक्साइन में, तो ऑक्साइन में हमें सिन और एंटी से देख लेते हैं। एच और ओएच की पोजीशन के बेसिस पे बताते हैं। क्लियर है? अब पहले हम होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करते जो एक रह गया था, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, बताओ भाई क्या डिस्कस करेंगे? नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करवा देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप क्वेश्चन भूल गए। ठीक है, हाँ भाई, तो देखो ये क्वेश्चन था हमारा होमवर्क का। इसमें था कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये होमवर्क है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं कंपाउंड डायरेक्टली बताऊंगा। ठीक है, कल की बात है। ठीक है, तो कमेंट तो मैं आपको ऑब्वियसली बात है, लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो देख नहीं पा रहा, वो तो बाद में देखूंगा, बट ठीक है अभी अपन देखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले बनाते हैं ए क्या है? 1,1 डाइफिनाइल ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के लिए 4 कार्बन, वर्ड रूट को पकड़ना होता है। सबसे पहले 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन दे रखा है, डबल बॉन्ड 1 पे लगा दिया। 1 पे 2 फिनाइल है, तो 1 पे 2 फिनाइल इधर ही लगा देता हूं, एक पीएच और एक पीएच। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां है? ये रहा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो इधर ये भाई, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहा, दोनों फिनाइल सेम है, दोनों इस कार्बन पर दोनों वैलेंसी सेम है, तो ये तो जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई बी को, बी क्या बोलता है? ब्यूटीन बोला है, बट इसने 2 ब्यूटीन बोला है, तो 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन बोला है, इधर बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद 1,1 डाइफिनाइल, तो इधर पीएच लगाया और इधर पीएच लगाया, क्योंकि नंबरिंग तो यही 1 2 3 4 कहीं से ही कर लो, जिधर से नंबरिंग करोगे इधर लगा दे। अब देखो, अब हमें ऐसा नहीं कि सर देखो सर इधर भी तो सेम है, सर इधर भी तो सेम है, इस पे देखो, इससे हमें मतलब नहीं, हमें तो इस कार्बन को देखना है। तो इन कार्बन पर अगर मैंने देखा तो एक तो ये पूरा ग्रुप है, दूसरा इसके साथ क्या कनेक्टेड है? एच। दूसरा क्या कनेक्टेड है? एच। सिमिलरली इसके साथ एक एच कनेक्टेड है, एक CH3 कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जीआई शो करेगा, तो ये बी सही है। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं भाई? सिंपल सा फंडा है, मेरे को उस कार्बन को ही तो देखना है जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वो सेकंड और थर्ड पर है। तो मैंने इस कार्बन पर देखा H और ये पूरा ग्रुप अलग है, इस पे देखा H और ये मिथाइल ग्रुप अलग है, तो दोनों अलग अलग है, तो जीआई शो होगी। देखते हैं नेक्स्ट वाला 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन पे अगर हम चलते हैं तो फिर से वही सेम, सी ऑप्शन पर जाते हैं। सी में क्या है? 1 2 3 4, 4 बनाए, डबल बॉन्ड 2 पर आएगा, ये आ गया। 2 और 3 पर क्या बोल रहा है? डाइमिथाइल, मिथाइल बोला है, तो इधर मैंने Me लगाया, इधर भी Me लगाया। ये तो दूर दूर तक नहीं करेगा। बोलो भाई करेगा क्या? नहीं करेगा, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। इस कार्बन पर मिथाइल 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 सब कुछ सेम है। लास्ट डी को भी देख लेते हैं भाई, डी क्या बोलता है? डी हमारे पास ब्यूटीन है ना, तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कहां पे लगाना है? इधर 1 पे। ये नंबरिंग डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। बता भाई फिनाइल कहां कनेक्टेड है? सर फिनाइल कनेक्टेड है हमारे पास 3 पर, तो 3 पर कनेक्टेड है, तो 3 पर आ गया पीएच। अब हमें देखना है जिस पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो है इधर, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इधर भी एच है, इधर भी एच है, तो इस कार्बन ने प्रॉब्लम कर दी। उधर तो ठीक है, इस वाले कार्बन पर तो एक पूरा ग्रुप है, एक एच आएगा, वो तो सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि भैया इधर समस्या है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अरे बोलिए भैया, समझते हो? इधर दोनों एच क्या है? सेम है, और अगर सेम एच है तो भैया कोई जीआई नहीं होंगी। अरे समझते हो? क्लियर है भाई? तो इधर जीआई शो नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा अपने पास? बॉम्बे। चलिए भाई, अब हम जीआई को लास्ट मोड पर लेके चलते हैं, और अब आता है हमारे पास क्या? नंबर ऑफ जीआई इन पॉलीइंस। अगर पॉलीइंस आ गए हमारे पास और उसमें अगर नंबर ऑफ जीआई हमें फाइंड करना है तो किस टाइप से करोगे? तो आपके पास पॉलीइंस मतलब बहुत सारे डबल बॉन्ड है, पॉलीइंस मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो उसमें, तो आपको कुछ इस टाइप से एल्कीन मिलेगा। ये R1CH डबल बॉन्ड ऐसे मिल रहा है, पता नहीं कितने सारे डबल बॉन्ड है। अब इसमें हमारे पास केस है 2। अगर या तो ऐसा होगा कि ये R1 और ये R2 क्या है हमारे पास? सेम होंगे, या तो R1 R2 सेम होंगे, या फिर R1 R2 अलग होंगे। तो दोनों ही केस की बात करते हैं।
इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो उस वाले केस में नंबर ऑफ GI होंगे हमारे पास 2 रेज पावर n। नंबर ऑफ GI कितने होंगे? 2 रेज पावर n। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि n क्या है? n है नंबर ऑफ GI सेंटर, जो कि अगर मेरे पास पॉलीइन है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि साइक्लोएल्केन भी तो हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है ना? डबल बॉन्ड, इसलिए मैंने इधर GI सेंटर का मतलब क्या है कि जिस सेंटर की वजह, मतलब जहां जहां GI हो रहा है, एक डबल बॉन्ड को एक GI सेंटर काउंट करते हैं। क्लियर है? या एक डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर है भाई? तो नंबर ऑफ GI सेंटर या डबल बॉन्ड विच, यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल बॉन्ड काउंट कर लिए काम हो गया। विच सोज GI, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये हमारे पास आ गया, तो इस पे हम स्टार लगा देते हैं हमारे वाले। ये घर पर नहीं करना है, खतरनाक स्टंट है, आप सेम स्टार नहीं बना पाओगे, और ये मतलब पूरी निगरानी के साथ बनाएंगे स्टार है। अगर आपने घर पे ट्राई किया तो आपको भारी नुकसान होगा समय का, क्योंकि इसमें सारे मेजरमेंट बहुत ध्यान से बनाए, बारीकी का काम है भाई, ऐसे नहीं होता है। ठीक है भाई? तो ये आ गया हमारे पास। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, चलो एग्जाम्पल अभी हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? दूसरा है हमारे पास कि अगर R1 और R2 सेम नहीं हुए तो क्या, सॉरी, अगर हमारे पास R1 और R2 क्या हुए, दोनों सेम हुए, तो उस वाले केस में क्या होगा? अगर हमारे पास R1 और R2 सेम हुए तो हमारे पास दो केस फिर से बनते हैं। कौन कौन से? बोलो भाई। अगर हमारे पास R1 और R2 सेम हुए तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कि नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 रेज पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज पावर p माइनस 1। ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर है भाई? ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, सिंपल है। 2 रेज पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज पावर p माइनस 1। अब हमें देखना है n तो सेम है, n सेम है जो इधर है वही, फिर से नहीं लिखा रहा मैं, n सेम है, बस p के लिए कंडीशन है। p के लिए क्या कंडीशन है? इफ n इज इक्वल टू E1, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या है? E1 है हमारे पास, तो p को कुछ नहीं करना, p इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, क्योंकि हमारे पास भाई ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे पास फ्रैक्शन में आगे GI की भाई 2.5 बन गए, 2.35 बन गए। अरे ऐसे तो GI नहीं बनेंगे, GI तो इंटीजर वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 0, ऐसा ही कुछ होगा। तो इसलिए n को, मतलब अगर इवन नंबर है तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। बट अगर n की वैल्यू 3, तो क्या मैं 3/2 करके 1.5 लिखूंगा? बोलो भाई। फिर 2 की पावर 1.5 लगेंगे तो फिर फ्रैक्शन आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे पास इफ n क्या हुआ? ऑड नंबर, तो उस वाले केस में कुछ नहीं करना भैया, n को एक और दे देना जिससे कि वो इवन में बदल जाए और n प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सरल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है? हमने GI चेक करने, मतलब GI नंबर ऑफ GI फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले पढ़े, एक 2 रेज पावर n, एक 2 रेज पावर n माइनस 1। साइड में हो जाता हूं, 2 रेज पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज पावर p माइनस 1। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट, n क्या है? n वो है, वो डबल बॉन्ड या वो GI सेंटर है जहां, जिसकी वजह से GI शो हो रही है। मैं GI सेंटर वाली चीज हटा देता हूं, मेरे को पता है बाद में कंफ्यूज हो गए। तो ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इधर अलग लिखता हूं जिससे कि आपको अलग सा दिखेगा, तो आपके समझ में भी, दिमाग में आएगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच सोज GI। ठीक है? ये वो डबल बॉन्ड है जो GI शो करते हैं। ठीक है? अब 2 रेज पावर n कब लगेगा? जब कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है? और अगर सिमेट्री आ गई तो मेरे को कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आ गया 2 रेज पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज पावर p माइनस 1। अब सर p क्या है? तो p n से रिलेटेड ही है, तो अगर इवन है तो सिमिलर बेस n को 2 से डिवाइड कर दो, तो p इज इक्वल टू n/2। बट अगर ऑड नंबर में है n, तो n को 1 प्रोवाइड करेंगे, मतलब n प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास फॉर्मूला था।
एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? एग्जाम्पल बहुत सिंपल सिंपल है। क्या है? देखो, हमने लिया एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये लिखा हमने CH3। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो उसके लिए हमें देखना है कि R1 और R2 इक्वल है या नहीं है। तो मैंने चेक किया कि सर इधर CH3 है और लास्ट में CH3 है, तो सर R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, कोई समस्या नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो भैया मौसम चल रहा है सर्दी का और गाल पे पड़ेगा एक तमाचा जबरदस्त वाला, जिससे हो जाएगी गर्मी, तो आपकी ठंड भी भाग जाएगी। क्यों? मैं बोल रहा हूं बेटा, ये हमारे पास देखो लास्ट वाला डबल बॉन्ड देखना है जो GI शो कर रहा है, वो है ये। तो ये हमारे पास है R और इधर ये हमारे पास डबल बॉन्ड वाला है, तो ये है R। तो ये है R1 और ये है R2। क्या R1 और R2 सेम है? नहीं है। R1 इज नॉट इक्वल टू R2। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया है सर। तो अगर R1 और R2 इक्वल नहीं है तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो सर हमारी अंतरात्मा बोलती है कि नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 रेज पावर n। और n क्या है? इधर n देखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं होता है। n होता है वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो GI शो कर रहे हैं। तो मैंने देखा ये कर रहा है क्या? हाँ, HCH3 अलग है, इधर ये दोनों कर रहे हैं, तो इधर n की वैल्यू 2 है, तो मैं इधर लगा सकता हूं नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2। मैं मानता हूं आप बायो के स्टूडेंट हो, बट मैथ आपकी अच्छी है, तो इसलिए आंसर कितना आ गया? 4। क्लियर है भाई? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ऐसा हो सकता है हमारे साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आ गया मान लो। तो 1 2 3 4 5 6 वो जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा। तो इस बार तो आप मतलब दिमाग है आप में, तो ये डबल बॉन्ड वाला है जो GI शो कर रहा है, तो ये R1। इधर हमने देखा ये है R2, बिल्कुल सही है। तो सर R1 इज इक्वल टू क्या आ गया? R2 आ गया। तो अगर R1 इज इक्वल टू R2 है तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा GI इज इक्वल टू 2 रेज पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज पावर p माइनस 1। अब सबसे पहले n फाइंड करो, फिर p फाइंड करेंगे। n इज इक्वल टू, क्या तीनों डबल बॉन्ड GI शो कर रहे हैं? हाँ, अभी तो आप समझ जाओगे। तो तीनों डबल बॉन्ड GI शो कर रहे हैं। क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही। क्लियर है? ठीक है। तो n 3 है। 3 क्या होता है? ऑड नंबर। अगर किसी महाशय को, अगर कोई ऐसा गणितज्ञ बैठा हो जिसको ऑड और इवन नहीं पता, 1 3 5 7 9 ये होते हैं ऑड नंबर, 0 2 4 6 8 ये क्या होते हैं? इवन नंबर। ठीक है, चलिए भाई, ये आ गया हमारे पास। तो n ये हो गया, तो आप p फाइंड करेंगे तो p इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 1/2। 2 4/2 मतलब कितना हो गया? 2। बस ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 2। n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1 प्लस 2 3। p की वैल्यू, सॉरी, p की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये आ गया 2 माइनस 1। तो ये आ गया 3 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1। 2 की पावर 2 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 6। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 नहीं होता, तो आंसर 8 आ जाता। क्या आ जाता बेटा? 8 आ जाता। इनको पेयर करके भी हम समझ सकते हैं कि ये सिस, ये ट्रांस, ये सिस, ये सिस ऐसे ही आया है, PNC से आया है, बट वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे इधर। ठीक है बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है चीज? बोलो भाई, ये बात समझ में आई नहीं आई? बताइए भाई जल्दी से यार, बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ, ठीक है, बोल दिया। अब तक तो बोल दिया होगा मेरे हिसाब से। क्लियर है भाई? चलिए ठीक है। तो अब ये हमारे पास बात समझ में आ गई है। एक लास्ट क्वेश्चन कराना चाहूंगा मैं आपको। ये हमारे पास CH3 CH
ये आ गया भाई। नंबर ऑफ जीआई बताने, वही सेम नंबर ऑफ जीआई चेक किए तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R1 इज इक्वल टू R2 है या नहीं है। तो मैंने देखा कि सर इधर CH3, ये तो R2 हो गया सर, कोई समस्या नहीं है, ये हमारे पास R है। इसमें R क्या है, क्या ये R है? अगर किसी ने हाँ बोला तो फिर से गरम चाटा आएगा। क्यों? क्या ये जीआई शो कर रहा है? नहीं, ये जीआई शो नहीं कर रहा, नो जीआई। तो इसका जीआई से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। इसका मतलब ये पूरा R है, ये पूरा R है। तो R और R अलग है, तो इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं है। N की वैल्यू 1 आ गई, N इज इक्वल टू 1 है। R और ये दोनों सेम अलग है, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। तो आंसर 2 रेज पावर n मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2। क्लियर है भाई? ठीक है, नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे हम इधर एक नोट। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नेवर यूज फॉर्मूला फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्या करना है? बना के देखने हैं, बना के देखने, दिमाग से करने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? अगर साइक्लिक आ गए तो आपको बना के ही देखने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको दे दिया कि आपको बताने हैं कि कितने जीआई बनेंगे, इसी के देख लेते हैं हम। इसके जीआई चेक करने हैं आपको। इधर दे दिया CH3, इधर भी क्या दे दिया CH3, और इधर भी क्या दे दिया CH3। तो अब आपको दिमाग लगाना है खुद से, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। क्या है? देखो, जीआई चेक करने हैं तो क्या करोगे आप? ये मैंने ट्राइंगल बना लिया, एक ट्राइंगल और बना देता हूं इस टाइप से। अब अगर इधर आप n फाइंड करने घूमोगे ना तो पागल हो जाओगे। ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, तो 2 की पावर 3 लगाओगे, नहीं लगाओगे। फिर 2 की पावर n-1 प्लस p-1 जो लगाओगे, बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज है, नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो सिंपल बना के देखना है। क्या क्या कर सकते हो आप? सर हम कर सकते हैं कि 3 CH3 हम तीनों CH3 को सेम साइड रख सकते हैं, मतलब सिस फॉर्म में रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं तीनों को CH3 सिस में रख देता हूं, मतलब ये इस बॉन्ड पे बना देता हूं, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है भाई? ये आ गया है। तीनों को वेज बॉन्ड पे रखा तो इसको हमने बोला सिस, बाकी के H जो है वो डैश पे है, ये सिस आ गया। दूसरे ने बोला ये अरे मतलब कुछ नहीं है, मतलब CH3 है इधर, ये तो कॉमन सेंस है, लगाना पड़ेगा सर, कम है सर हमें। क्लियर है भाई? ये CH3 आ गया। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट ये है कि सर दूसरे बच्चे ने बोला कि सर ये इसने वेज पे लगाया है, कोई नहीं सर डैश पे भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। इस जवाब के लिए तो मैं आपको पुरस्कार देने ही वाला था, बस आप हो नहीं इधर। ये आ गया हमारे पास। क्लियर है भाई? तो इस पे क्या लगाया मैंने? CH3 लगाया, ये CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 आ गया। बोलो भाई, ये CH3 आ गया। बेटा अब आप बताओ कि क्या ये सिस नहीं है? बोलो भाई, क्या ये सिस नहीं है? जी सर ये भी सिस है। तो अगर भैया ये भी सिस है, ये भी सिस है, तो ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? सेम। तो चाहे डैश डैश पे तीनों को लगा दो, चाहे तीनों को वेज पे लगा दो, सेम ही बात है, क्योंकि ये सिस फॉर्म ही है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये क्या है? दोनों की सिस फॉर्म ही है। अरे समझ में आ रहा है ना भाई? ये सेम बॉन्ड पर है, सेम साइड, सेम टाइप के बॉन्ड पर है, तीनों वेज पर है, ये तीनों डैश पर है, तो एक ही बात तो हुई। अरे क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? किसी को इधर से देख रहा है तो उसको ये इन द प्लेन, मतलब पीछे दिख रहा है प्लेन के, कोई उधर से देखेगा उसको प्लेन के बाहर दिखेगा। सेम इस वाले के लिए भी है। क्लियर है बात? समझ में आई? ठीक है। तो अब दूसरा ऑप्शन आया कि सर किन्हीं दो को एक में रख के तीसरे को अलग कर दे। हाँ, ये पॉइंट जायज है आपका, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो एक बनाया उसने कि सर 2 CH3 को वेज पे रखो। ठीक है भाई। बोले सर किस किस को रखे? बोले किसी को भी रख लो, एक ही बात है, क्योंकि अल्टरनेट पे रख ही नहीं पाओगे आप। इधर है तो इधर वाले को रख दो, चाहे नीचे वाले को रखो, एक ही बात है।
बोले बात तो आपकी सही है, CH3 CH3, और तीसरे वाले को किस में रख दिया, वेज पे, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। अब दूसरा स्टूडेंट बोला कि सर अब तो इस बार मैं फिर से दिमाग लगाऊंगा, इसने 2 CH3 को वेज पे रखा है, एक CH3 को उसके अपोजिट रखा है, बिल्कुल सही बात है, तो सर मैं ऐसा क्यों ना कर दूं कि 2 को डैश पे रख के 1 को वेज पे रख दूं। तो बोले फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, अभी क्या है 2 एक साइड 1 अपोजिट साइड, उस टाइम भी ऐसा ही होगा, जब 2 को वेज पे रखोगे 2 को डैश पे रखोगे तो वो 2 डैश एक साइड और उसका जो वेज पे एक रहेगा वो अपोजिट साइड, तो फिर से सेम ही टाइप मिलेगा आपको। क्लियर है बेटा, अरे बात समझ में नहीं आई, क्लियर है बात, बिल्कुल सर सही बात है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास ये बना, एक हमारे पास ये बना और एक ये बना। अब एक स्टूडेंट और बोला क्या कि सर अब ऐसा करो आप कि अलग अलग कर दो, मतलब एक को डैश पे 2 को वेज पे, तो वो तो हो गया, 2 को वेज पे 1 डैश पे, ये भी हो गया, तीनों को वेज पे हो गया, तीनों को डैश पे हो गया, तो यही पॉसिबिलिटी थी, मतलब इसके 2 ही बनेंगे, 2 ही जीआई बनेंगे। तो इस टाइप से आपको बना के देखने, 4 मेंबर रिंग में भी देखिए, 5 में भी देखिए, मतलब ऐसे करने ही है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बट आपके इस टाइप के जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई ये आ गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, मेरे को वैसे बतानी थी आपको, ठीक है, बट वो प्रॉपर्टी आज ही पढ़े क्या, चलो पढ़ लेते हैं, टाइम वैसे यार कम है, चलो बट ठीक है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ये नहीं पढ़ेंगे हम अभी क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्रॉपर्टीज में हमारे पास इधर लिखा हुआ है कि देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कंपैरिजन है और एक्सप्लेनेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन है कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको चीजें करनी है। ठीक है भाई, अरे क्लियर है ना ये बात। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखा है, डाइपोल मोमेंट, केमिकल बॉन्डिंग में अभी आप पढ़ के आओगे ये सारी चीजें। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, सॉल्युबिलिटी वगैरह। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट जनरली डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होता है किससे, ट्रांस से। सिस का डाइपोल मोमेंट जनरली ज्यादा होता है ट्रांस से। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है भाई, ऐसा क्यों होता है, देखो सिंपल सा फंडा है, CH3 CH, CH3 CH, डबल बॉन्ड C, CH3 और इधर है हमारे पास H। एक कंपाउंड और बनाते हैं ट्रांस वाला, CH3 CH, डबल बॉन्ड C H, इधर आ गया हमारे पास CH3। ठीक है, अब हम बनाते हैं इनकी डायरेक्शन। डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की सुन लेना, जिनको नहीं पता वो कॉपी में लिख ले। डाइपोल मोमेंट की, बोले सर हमने कमेंट किया था आपको यूट्यूब पर कि आप लिख दिया करो। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाली साइड होती है। क्लियर है भाई, चलिए अब देखो, मतलब इधर क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इधर की साइड डायरेक्शन होगी और इसमें हमारे पास इधर की साइड डायरेक्शन होगी। क्लियर है, तो इसमें मैंने ये लगा दिया डायरेक्शन का है। सिमिलरली अगर इधर देखूंगा तो ये CH3 इधर हो जाएगा और इधर ये ऐसे हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें, इसलिए इसका ट्रांस का डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू सिस, ये म्यू डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो म्यू सिस क्या होगा हमारे पास, ज्यादा होगा, इसको म्यू लिख देता हूं इधर। ठीक है, तो ये म्यू सिस ज्यादा होगा किससे, म्यू ट्रांस से। म्यू सिस ज्यादा होगा किससे, म्यू ट्रांस। बात समझ में आ गई बेटा, क्योंकि आपको दिख गया इधर, इधर ये चीजें ऐड होंगी, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये हमारे पास सिस और ये है ट्रांस। ठीक है भाई, अब आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बहुत इजी है। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिसाइड किया जाता है, इसको किससे देखते हैं, पोलैरिटी से। किससे देखते हैं बेटा, पोलैरिटी। और पोलैरिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू।
जितना ज्यादा म्यू है, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट है, उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन इसी से, सारे कंपैरिजन, और ये बहुत अच्छी टेबल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ गया, बहुत सही। तो अगर म्यू किसका ज्यादा होता है, म्यू तो सर सिस का ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर मैं पोलैरिटी की बात करूंगा, अगर मैं पोलैरिटी की बात करूंगा तो जनरली क्या होगा हमारे पास, सिस का मतलब सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, सिस का हमारे पास ज्यादा रहेगा किससे, ट्रांस से। तो सिस का डाइपोल ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया किससे, ट्रांस से। उसका रीजन क्या है, रीजन है हमारे पास, इधर साफ सुथरा लिख रहा हूं मैं, म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। और म्यू से क्यों देखा, क्योंकि पोलैरिटी से ही चीजें देखते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी से ही क्यों देखते हैं, वैसे तो आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे, बट मैं बता देता हूं, अगर कंपाउंड पोलर है तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉइल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। कॉमन सेंस यूज करेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम दो जगह देखेंगे, कहां कहां, एक सॉल्युबिलिटी देखेंगे हम H2O में, एक सॉल्युबिलिटी कहां देखेंगे, H2O में, और एक सॉल्युबिलिटी किसमें देख रहे हैं, CCl4। दो अलग अलग जगह सॉल्युबिलिटी देखने का क्या मतलब है सर, दो अलग अलग जगह सॉल्युबिलिटी देखने का क्या मतलब है सर। सर आप जानबूझ के टाइम लगा रहे हो क्योंकि आपको इरेज करनी है चीजें, नहीं बेटा मैं बोल रहा हूं सही में। हाँ भाई, अलग अलग जगह इसलिए है क्योंकि ये H2O की अगर मैं बात करूं तो H2O है हमारे पास पोलर, कैसा है बेटा, पोलर, और ये कैसा है, नॉन पोलर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है हमारे पास, एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, इधर भी सेम, लाइक डिजोल्व्स लाइक। जैसा देश वैसा बेस, सिंपल सी बात है। लाइक डिजोल्व्स लाइक मतलब अगर मेरे पास H2O सॉल्वेंट है जो कि पोलर है, तो इसमें वो फॉर्म ज्यादा सॉल्युबल रहेगी जो ज्यादा पोलर है। और पोलैरिटी किससे देखते हैं, डाइपोल मोमेंट से, मतलब ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, सिस का। इसका मतलब इसमें सिस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, सिस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी ट्रांस से। बट अगर हम देखते हैं इन CCl4 तो ट्रांस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ट्रांस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी किससे, सिस से। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये याद रखने की सोच रहा है तो भूल जाओ, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, कितना याद रखोगे यार, चीजें याद नहीं करनी है, समझनी है। मैंने सिंपल बेसिक से स्टार्ट किया है आपको। डाइपोल मोमेंट मैंने बता दिया कि ये डायरेक्शन से देखते हैं, हमारे पास डायरेक्शन भी बता दी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बता चुका हूं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.75 होती है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिसकी 2.5 होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। C और H की हम नहीं देखते हैं पोलैरिटी, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट माना है। क्लियर है भाई, इसके अकॉर्डिंग आ गया म्यू, डाइपोल मोमेंट हो गया हमारे पास। डाइपोल मोमेंट के बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी से देखते हैं, पोलैरिटी को मेजर करने का तरीका होता है डाइपोल मोमेंट। सॉल्युबिलिटी आता है, सॉल्युबिलिटी फिर से बता दिया, लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, H2 हो गया, MEOH मिथाइल एल्कोहल हो गया, उसका ये आएगा, और नॉन पोलर का ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से वही। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी वाला पॉइंट। क्या आता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी वाला पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी वाले में क्या देखेंगे, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा देखा जाता है सिमेट्री से। किससे देखा जाता है, सिमेट्री से, क्योंकि यार कोई भी कंपाउंड होता है उसका एक लैटिस होता है जिसमें उसको रखा जाता है। ठीक है, तो जितना सिमेट्रिक चीजें रहेंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा रहता है, जितनी चीजें सिमेट्रिक रहेंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। तो अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो ट्रांस इज मोर सिमेट्रिक, ट्रांस इज मोर सिमेट्रिक देन सिस। ट्रांसफॉर्म ज्यादा सिमेट्रिक रहती है कंपेरेटिव सिस के, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यह रहेगा कि सर हमारे पास क्या बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा किससे,
सिस से। बात समझ में आ रही है बेटा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल, सॉरी, ट्रांसफॉर्म ज्यादा सिमेट्रिक होती है किससे? सिस से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब अगर हम देखें, इधर देखो CH3, इधर है हमारे पास C, ये है H, ये डबल बॉन्ड C, इधर है CH3, इधर है H, ये हो गया हमारे पास सिस, ये हमारे पास सिस। ट्रांस अगर बनाना चाहे तो CH3 H डबल बॉन्ड C H CH3। अब देखो हमारे पास जो CH3 है वो है बल्कि, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, तो इनमें लगता है भाई इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, इनका सबका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है भाई, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, इनमें इलेक्ट्रॉन तो है, तो स्टेरिक रिपल्सन लगता है। क्या लगता है बेटा? स्टेरिक रिपल्सन, ये लगेगा इधर स्टेरिक रिपल्सन। और अगर स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, उसकी वजह से सिस फॉर्म जो होती है वो लेस स्टेबल होती है। इसमें क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि CH3 अपोजिट साइड में, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो कम लगेगा। क्लियर है? तो इधर स्टेबिलिटी की भी अगर मैं बात करूंगा तो ट्रांसफॉर्म ज्यादा होती है सिस से, एसाइक्लिक में। क्लियर है भाई? ये एसाइक्लिक की बात है, मतलब रिंग विंग की बात नहीं कर रहे हम। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई, बहुत ही शानदार सी टेबल है, बिल्कुल लॉजिक वाली टेबल है, कोई भी ऐसा नहीं याद रखने वाला पॉइंट, आप बिल्कुल देखेंगे सारी चीजों को। सबसे पहला था हमारे पास डाइपोल मोमेंट, हमने बता दिया। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी से रिलेटेड होता है, और पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट से। उसके बाद सॉल्युबिलिटी आती है, सॉल्युबिलिटी भी डाइपोल मोमेंट से ही रिलेटेड हो गई। क्यों? क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक, सॉल्वेंट पोलर तो पोलर वाला ज्यादा सॉल्युबल, सॉल्वेंट नॉन पोलर तो नॉन पोलर वाला ज्यादा सॉल्वेंट। देन आता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का सिंपल सा फंडा होता है, सिमेट्री से देखते हैं, मोर सिमेट्रिक फॉर्म होती है ट्रांस, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल, सॉरी ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया सिस से। और अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो सिस में ऑब्वियसली बात है बल्कि ग्रुप पास पास है, लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। क्लियर है भाई? चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसकी हम बात कर रहे थे काफी दिन से। देखिए बहुत शानदार सा डायग्राम बना रखा है मैंने, जबरदस्त है भाई, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद आया है। ठीक है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, हाँ भाई, क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल खत्म हो गया अब हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी जनरल टर्म्स को समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, तो अभी हम ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। तो देखते हैं कि हम क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर विच कांट सुपर इम्पोज, एक एक टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। स्टीरियो आइसोमर विच कांट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर ड्यू टू कायरलिटी आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। दो टर्म ऐसी आई जो हमें नहीं पता, सुपर इम्पोज क्या होता है नहीं पता, कायरलिटी क्या होती है नहीं पता, दोनों चीज समझेंगे। मैं बता रहा हूं बोर्ड पे ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आपको नहीं पता। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये होगी, दूसरी डेफिनेशन समझते हैं। मतलब क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स? क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर? वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं होते। सुपर इम्पोज ना होने का रीजन एक अनदर टर्म है कायरलिटी, जिसको भी हम नहीं जानते, ना तो सुपर इम्पोज को समझते ना कायरलिटी को। ठीक है, सबसे पहले मैं सुपर इम्पोज वाली चीज बता देता हूं। ये एक कंपाउंड है आपके पास, ये एक कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है। क्लियर है भाई? इन दोनों को आपको देखना है कि ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये इसको एज इट इज लेके जाना है, इधर लेके गए, क्या ये सुपर इम्पोज कर रहे नहीं कर रहे? अंगूठे बाहर है ना, सुपर इम्पोज का मतलब होता है ऐसे, ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अभी एक ही चीज दिख रही है आपको, दूसरी नहीं दिख रही, बात समझ में आ रही है? बट ये कंपाउंड ऐसे थोड़ी था, ये तो ऐसे था, तो ऐसे ही करोगे ना, घुमा के थोड़ी ना। अरे समझ में आ रहा है ना, ऐसे है तो ऐसे ही करोगे। तो क्या सुपर इम्पोज हो रही है? नहीं हो रही चीजें, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है ऑप्टिकल आइसोमर से। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब क्या है हमारे पास सब्सटेंस विच पजेज। अब हम देखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो देखो सब्सटेंस विच पजेज, अब कायरलिटी नहीं पता अभी हमें, कायरलिटी नहीं पता, कायरलिटी का मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। कायरलिटी का वैसे मीनिंग मैं बता देता हूं, कायरलिटी का मीनिंग होता है एसिमेट्रिक होना। कायरलिटी का मीनिंग क्या होता है? एसिमेट्रिक होना। अगर चीजें एसिमेट्रिक है, चीजें अगर क्या है बेटा एसिमेट्रिक है, इसका मतलब वो कायरल है, और अगर एसिमेट्रिक नहीं है तो वो कायरल नहीं है, ये मीनिंग होता है। ठीक है, अभी और डिटेल में अभी हम करने वाले। तो सब्सटेंस विच पजेस द प्रॉपर्टी टू रोटेट द
प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को बोलते हैं पीपीएल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं बेटा? पीपीएल, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो वो सब्सटेंस जो पीपीएल को रोटेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है कि सर कौन से सब्सटेंस है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा डेफिनेशन है हमारे पास कि जो सब्सटेंस पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दे वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट ना कर सके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर डेफिनेशन में कोई समस्या नहीं है, बट समझ में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो देखो क्या होता है हमारे पास, समझाता हूं मैं आपको। ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट, मतलब जो नॉर्मल लाइट होती है वो है। ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करेंगे निकोल प्रिंस से। अब निकोल प्रिंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है जितनी भी, अब ऑर्डिनरी लाइट में क्या है उसकी डायरेक्शन सभी जगह है, तो ये उस डायरेक्शन को सिंपल एक डायरेक्शन की लाइट को ही पास करेगा। तो हमारे पास सिर्फ इस डायरेक्शन की लाइट पास हुई है ये निकोल प्रिंस से। क्लियर है भाई? ठीक है, अब इसके बाद हमने वो सब्सटेंस रख दिया, ये जो लाइट हमें मिली निकोल प्रिंस के बाद, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। एक ही प्लेन में पोलराइज्ड लाइट हमारे पास, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये पीपीएल है। क्लियर है? ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, कंपाउंड में से पास करेंगे। कंपाउंड कौन सा? जिस कंपाउंड को हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसका हमने सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? इसमें वो सॉल्यूशन है, इसकी मान लो विड्थ मान ली मैंने एल, ठीक है, एक फॉर्मूले में यूज आएगी आगे। ठीक है, हाँ भाई, इसमें वो सब्सटेंस है हमारे पास कौन सा, जिसको हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? इसके बाद इधर एक मतलब कुछ लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर। क्या बोलते हैं? पोलरीमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो चेक करता है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट हुई है या नहीं हुई। क्लियर है? तो इसको देखते हैं, मतलब इसमें आंख लगी होती है तो देख सकते हैं वहां। ठीक है, तो अब मेरे पास दो ही ऑप्शन आते हैं कि या तो ये लाइट जब इससे पास होगी, तो इससे मैं चेक कर रहा हूं, तो या तो रोटेट होगी या नहीं होगी। तो अगर रोटेट नहीं हुई तो सिंपल, अगर रोटेट हुई तो फिर से मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं कि या तो ये ऐसे रोटेट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो ये ऐसे रोटेट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर ये ऐसे रोटेट होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर रोटेट होता है तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब बी और सी में पीपीएल का प्लेन रोटेट हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली कैसे है बेटा? एक्टिव। और इधर प्लेन रोटेट नहीं हुआ तो ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा है बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर रोटेट हो रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर रोटेट नहीं हो रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। क्या करना है, नॉर्मल लाइट लेंगे, ऑर्डिनरी लाइट, उसको निकोल प्रिंस से पास किया। निकोल प्रिंस की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, उस लाइट जो सभी डायरेक्शन में है नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट, उसको सिंपल एक डायरेक्शन में कर देता है। कर दिया, इस लाइट को बोलते हैं पीपीएल, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसको हम पास करना है जिस सॉल्यूशन से, जिसको हमें चेक करना है, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया, और पूरी ये जो दृश्य हो रहा है इसको हम किससे देखते हैं बेटा? पोलरीमीटर से। ठीक है, तो या तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट या तो पीपीएल रोटेट होगा या नहीं होगा। अगर रोटेट नहीं हुआ तो खत्म, मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर रोटेट हुआ तो वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर वो रोटेट हुआ तो उसकी दो डायरेक्शन हो सकती है। कौन कौन सी? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा। अगर क्लॉकवाइज में हुआ तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर रोटेट हुआ, पहले इधर देखते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होगा? डजंट इफेक्ट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव।
अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को वो रोटेट करता है तो वो कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास? ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड्स विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, पीपीएल, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज है हमारे पास। दे आर ऑफ टू टाइप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको प्लस से डिनोट कर देते हैं, लीवो रोटेटरी जिसको नेगेटिव से। सबस्टांसेस दैट रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लीवो रोटेटरी। बात समझ में नहीं आई तो इधर ही आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में? क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे आपकी बात पूरी समझ में आ गई है, कोई समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, बट आप ये बताओ, क्वेश्चन उधर आया कि ये इस कंपाउंड को चेक करना है ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो हम क्या ऐसा करेंगे कि हाँ भाई एग्जामिनर सर इधर आइए, सर पोलरीमीटर लेके आइए, ऑर्डिनरी लाइट लेके आइए सर, निकोल प्रिज्म लेके आइए सर, ठीक है, सॉल्यूशन बना के लाइए और फिर हम चेक करेंगे। क्या ऐसा करोगे? क्या आपके पास इतना टाइम है? ऑब्वियस सी बात है नो, कैपिटल में नो लिखा आएगा, ठीक है, दिमाग में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कुछ और करना पड़ेगा हमें, तो वो हम चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर मेरे को एक्सपेरिमेंट में चेक करना है तो हो गया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं बता दूंगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर कंपाउंड में ऐसे, मतलब ऑब्वियस सी बात है ऐसे नहीं देखेंगे तो एग्जाम में कैसे देखोगे? तो मैं देखो ध्यान से एक पॉइंट, एक स्टेटमेंट बोलूंगा जिसको ध्यान से सुनोगे। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर वो सुपर इंपोज हो रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहे तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बात भी समझ में आ गई। फिर से वही प्रॉब्लम, सुपर इंपोज का कैसे पता चलेगा? तो सुपर इंपोज कंपाउंड तभी नहीं होगा, कंपाउंड वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कार्बन नहीं कर रहा, ध्यान से सुन लेना। अगर कंपाउंड कायरल है, अगर कंपाउंड कायरल है, अगर कंपाउंड बोल रहा हूं मैं, कंपाउंड कायरल है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कंपाउंड कायरल नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है बात? बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी कंपाउंड, हाँ, कंपाउंड कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड एकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोले सर क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? ये बात बिल्कुल सही है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं अभी, तो सारी चीजें बोल के समझाता हूं एक बार। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ओनली एक ही चीज से हो सकता है। कैसे? अगर कंपाउंड सिमेट्रिक हुआ, अगर कंपाउंड में सिमेट्री हुई तो वो कंपाउंड रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या रहेगा? कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब वो कायरल नहीं होगा। अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं हुई तो वो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है सर, सिमेट्री का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो बस सारी चीजें, ठीक है। आप लिख भी सकते हो चीजें, ठीक है, बाकी धीरे धीरे तो आपको मिल ही जाएंगी चीजें। बोले सर सिमेट्री से क्या मतलब है? सिमेट्री, दो ही सिमेट्री की बात करूंगा मैं आपको, अगर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव की बात करूंगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है वो अभी हम पढ़ेंगे, बट सुन लो। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये आया कि अगर कंपाउंड कायरल है ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अगर कंपाउंड एकायरल है ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। कंपाउंड कायरल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? कि सर अगर कंपाउंड में सिमेट्री आ गई, कंपाउंड में अगर सिमेट्री आ गई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो एकायरल हो जाएगा। सिमेट्री मतलब एकायरल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? सिमेट्री मतलब एकायरल, सिमेट्री मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर सिमेट्री तो दो ही टाइप की बोली ना आपने, बिल्कुल दो ही। कौन कौन सी? POS प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड COS सेंटर ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ गई? ये दो सिमेट्री ही बात करेंगे। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आवाज क्लियर आ रही है बेटा? ठीक है, आ ही रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
अब हम देखते हैं, अब कंपाउंड कायरल बोला है मैंने अभी तक, बिल्कुल सही है, बट पहले मैं आपको बताता हूं कि कार्बन कैसे बताते हैं, कि कार्बन कायरल कैसे होगा। ठीक है, अब आ गया हमारे पास एसिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन। मैंने आपको बता दिया कायरल का मतलब ये होता है एसिमेट्रिक। कायरल का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक। तो सिंपल सी बात है, कार्बन कायरल तब होगा जब वो एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक तब होगा जब उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। चारों वैलेंसी क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे ये हमारे पास है, तो इसके साथ अगर मान लो एक H कनेक्टेड है, एक D कनेक्टेड है, एक CH3 कनेक्टेड है, और एक मान लो इधर Br कनेक्टेड है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल, और कायरल को स्टार से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कायरल है। क्यों? HDCH3Br चारों अलग अलग है, टेट्राहेड्रल। बोले सर सिमेट्री आ तो गई, ये प्लेन में है, इसको कट कर दो। ऐसे नहीं, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइज एटम की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। कौन सी होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल बेटा नॉन प्लेनर होता है sp3, मतलब एक प्लेन में नहीं आ सकता। इसीलिए जो मैंने आपको वेज डैश बताए थे उधर से ये स्ट्रक्चर बनानी होती है, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर। क्लियर है भाई? तो इफ ऑल द 4 bonds of carbon are satisfied by 4 different atoms or groups, then the carbon is called chiral। तो उस वाले केस में उस कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल बोलेंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास। बोले सर एक छोटा सा डाउट है। क्या है? बोले सर अगर ऐसा कंपाउंड आ गया, कैसा? ये A, ये B, और इधर मान लो सर D, और ये E, और सर अभी आपको चेक करना है कि ये कार्बन कायरल है या नहीं है, ये है या नहीं है। तो सर बताओ कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। मैंने बोला कि कार्बन कायरल होगा कब? जब वो एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक कब होगा? जब चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी। क्या इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है? बोले सर एक ये है, एक ये है, इसका पता नहीं। तो ये दोनों इसी के साथ तो कनेक्टेड है, तो नहीं होगा, ये अकायरल है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने बोल दिया कि कार्बन को ले लो या कंपाउंड को ले लो, वो अकायरल तभी होगा जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ये कंपाउंड बेटा प्लेनर है। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या है? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है? sp2 है। तो ये दोनों है प्लेनर। प्लेनर मतलब जैसा आपको दिख रहा है वैसा का वैसा ही है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह देखेंगे तो आप एटम को या ग्रुप को बॉल मान लेना, फुटबॉल, टेनिस, कोई भी मान लेना। ठीक है, तो बॉल मान लेंगे, तो ये इस प्लेन में है, मतलब आधी बॉल इस बोर्ड के बाहर है, आधी अंदर है। तो अगर मैं इस बोर्ड वाले प्लेन से कट, दिख ही नहीं रहा होगा, अगर मैं इस बोर्ड वाले प्लेन से कट करता हूं तो आधी बॉल बाहर आ जाएगी, आधी अंदर रहेगी। तो सिमेट्री क्या चीज है? बात समझ मारिए। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर एक ही है मेरे पास, या मतलब ऐसे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसमें तो मैं सिमेट्री की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एसिमेट्रिक होगा। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास क्लियर आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो कायरल कार्बन क्या होता है? बात समझ में आ गई कि चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। अब आता है हमारे पास कायरल कंपाउंड। क्या आता है बेटा? कायरल कंपाउंड। की कायरल कंपाउंड क्या होता है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो कायरल कंपाउंड के लिए देखो बिल्कुल सिंपल, ए कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इंपोजेबल टू इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड। अगर एक कंपाउंड अपनी मिरर इमेज का नॉन सुपर इंपोजेबल है तो वो कंपाउंड कैसा होगा? कायरल होगा। और अगर कंपाउंड कायरल है तो मैं बोलूंगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी है। OA क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव भी है। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? मिरर इमेज सर क्या मीनिंग है? मिरर इमेज का मीनिंग वही है जो नॉर्मल होता है। जैसे ये मेरे पास एक हैंड है, ठीक है, और मैंने इधर लगा दिया मिरर। ये हैंड है, ये मैंने इधर मिरर लगाया, तो आपको ये अंगूठा इधर है राइट में तो लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे के। बिल्कुल है, बिल्कुल सर मिरर इमेज है। ये एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये कायरल नहीं होगा। ठीक है,
अगर सुपर इंपोज नहीं कर रहे तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कायरल भी होंगे। सुपर इंपोज करने के लिए ऐसे नहीं कर, घुमाना नहीं है, इन दोनों की बात करनी मिरर इमेज की, एज इट इज रख देना। क्या सुपर इंपोज कर रहे हैं? नहीं है। तो ये एक दूसरे के लिए, मतलब ये क्या है? कंपाउंड कायरल है। कंपाउंड क्या है? कायरल। जैसे इधर आप इस चीज को देखोगे तो कैसे देखोगे? ये H, इधर हमारे पास मान लो Br, इधर एक और लिख दिया CH3 और इधर है हमारे पास C2H5। क्लियर है? इधर हमने लगाया एक शानदार सा मिरर, चेंज कर देते हैं मिरर। ये हमने एक शानदार सा मिरर लगाया, ठीक है, गंदा हो गया जो, अभी शानदार लगा देते हैं। ये मैंने एक शानदार सा मिरर लगाया। अब क्या होगा? ये C है, ऊपर वाली चीज ऊपर ही दिखेगी अगर मैं साइड में मिरर लगा रहा हूं तो, ठीक है। H, लेफ्ट वाली चीज राइट में आ जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में आ जाएगी। C2H5, क्लियर है? इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ गया हमारे पास Br, ठीक है। और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों कायरल है, इधर भी कायरल है, इधर भी कायरल है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं हो सकते। इसको इसके ऊपर रख दो, क्या सुपर इंपोज होंगे? नहीं होगा। C2H5 के ऊपर क्या आएगा? Br, CH3 के ऊपर क्या आएगा? CH3, नहीं आएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऐसे है, इसका ऐसे, कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही बेटा? इस टाइप से। और अगर सिंपल सी बात करें तो अगर आपसे पूछे कि ये लेटर है B, ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो ये तो मैं नहीं बात करूंगा अभी, क्योंकि इसको तो मैं बना दूंगा अभी आपको, ठीक है। क्या बनाया? N बना दूं या पहले? ठीक है, O बनाया मैंने। क्या बनाया? O। ये मिरर इमेज लगाया मैंने। मिरर इमेज लगाते क्या हुआ? एक दूसरा O बना। क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज करेंगे? बोले सर नहीं करेंगे, इसका साइज कम है, इसका ज्यादा है, ऐसे नहीं करना है, मतलब वो चीज नहीं मेजर करनी है तुम्हें, ठीक है ना। सुपर इंपोज कर रहे हैं ना बेटा? बोलो भाई, सुपर इंपोज कर रहे हैं? बिल्कुल सर सुपर इंपोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है और साथ ही साथ अकायरल भी है। कैसे बेटा? अकायरल। क्लियर है? इसी की तरह अगर मान लो आप P को देखो, P, इधर मैंने मिरर लगाया तो ये क्या बन जाएगा? इस टाइप का। अब इसको सुपर इंपोज कराओ, क्या करेगा? नहीं करेगा। भाई सुपर इंपोज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसको एज इट इज इसके ऊपर रखेंगे, ये भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आ गई? और ये क्या होंगे? कायरल होंगे। क्या होंगे? कायरल। तो सिंपल सा फंडा है, मिरर इमेज लो, ठीक है, मिरर इमेज ले सकते हैं हम इजीली। मिरर इमेज लेके देखना है कि सुपर इंपोज कर रहा है या नहीं कर रहा। सुपर इंपोज नहीं करने का रीजन कायरलिटी, सुपर इंपोज करने का रीजन अकायरल। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। और अकायरल का रीजन सिमेट्री। कौन कौन सी? या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, या फिर दोनों सिमेट्री प्रेजेंट होंगी। क्लियर है बेटा? सिंपल सा फंडा है, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारे पास कायरल कंपाउंड्स। अकायरल कंपाउंड क्या होगा? देखो अब आ गया हमारे पास। अकायरल कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड्स विच आर सुपर इंपोजेबल टू इट्स मिरर इमेज आर कॉल्ड अकायरल कंपाउंड्स। बात समझ में आ गई? वो कंपाउंड जो मिरर इमेज, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज उनको क्या करते हैं? सुपर इंपोज करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम अकायरल कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? अकायरल कंपाउंड्स। और अकायरल होने का रीजन क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं, अकायरल होने का रीजन एक ही है, सिमेट्री। कौन कौन सी? POS एंड COS, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। कोई एक भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई एक भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अगर कोई एक प्रेजेंट रहेगा तब भी अकायरल है, और अगर दोनों प्रेजेंट है, एक POS प्रेजेंट हुआ अकायरल या ऑप्टिकल इनएक्टिव, COS प्रेजेंट हुआ ऑप्टिकल इनएक्टिव, POS एंड COS दोनों प्रेजेंट हुए ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोनों प्रेजेंट नहीं हुए तब जाके वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। तो कुल मिला के कंडीशन ये है कायरल कंपाउंड की, या हाँ अकायरल की, कि कंपाउंड में POS और COS में से कोई भी एक प्रेजेंट हुआ, अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या अकायरल मतलब क्या हो गया?
ऑप्टिकली इनएक्टिव में लिख सकता हूं। कंपाउंड है, कायरल है ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। कार्बन नहीं लिखा है, ध्यान से समझ लेना, कार्बन और कंपाउंड में डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है भाई। अब एक्टिव होने का क्या है, तो मैंने बता ही दिया, पीओएस एंड सीओएस दोनों क्या होने चाहिए, एब्सेंट। कंपाउंड शुड बी कायरल, कंपाउंड कायरल होना चाहिए, कायरल के लिए मैंने बता रखी कंडीशन। एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं पीओएस, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं सीओएस, शुड बी एब्सेंट। तो अगर कंपाउंड कायरल है तो पीओएस एंड सीओएस ऑब्वियस सी बात है एब्सेंट ही होंगे। बात समझ में आ गई बेटा। तो कुल मिला के बात यह है, अभी तक हमने क्या सीखा है आज, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टर्म्स कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा है कि पीओएस एंड सीओएस अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा होगा, एकायरल होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। और अगर कंपाउंड में पीओएस एंड सीओएस दोनों एब्सेंट है तभी कंपाउंड को कायरल होने के चांसेस है। फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है मैंने मिक्स कर दिया हो, ध्यान से सुनना। अगर कंपाउंड में पीओएस एंड सीओएस दोनों प्रेजेंट नहीं है, अगर कंपाउंड में पीओएस एंड सीओएस दोनों प्रेजेंट नहीं है, कंपाउंड कायरल होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अगर कंपाउंड में पीओएस प्रेजेंट हुआ या सीओएस प्रेजेंट हुआ या दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हुआ तो वो, या दोनों प्रेजेंट हुए तो वो कंपाउंड रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव और एकायरल कंपाउंड। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये बेटा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली काफी हद तक खत्म कर देंगे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे इधर से होंगे। आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आपको क्या करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे क्वेश्चंस जहां से भी आपको मिलते हैं पीवाईक्यू वगैरह सब कर लेने, ठीक है। और उसके अलावा क्या करना है बेटा, आपको जीआई के क्वेश्चन सारे कर सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू वगैरह आपने शायद हो सकता है मॉड्यूल वगैरह लिया है ओपीडब्ल्यू का, जो भी है मान लो, जहां से भी आप करो क्वेश्चंस करो, ठीक है। मेन मोटिव हमारा है क्वेश्चंस करने का, ठीक है। तो क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, नोट्स अच्छे से बनाओगे, अच्छे से नोट्स पढ़ोगे। जो भी डाउट है कमेंट में पूछना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।